हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। करमपुर कहकर एक गांव में निमा, सिया और कीर्ति कहकर 3 बहनें रहती हैं जो अनाथ होती हैं। उनके माता पिता उन्हें इस दुनिया से छोड़कर जा चुके हैं। वो तीनों एक झोपड़ी में रहकर अपना गुजारा करती हैं। तीनों एक ढाबे में काम करती हैं। उस ढाबे का मालिक हरीश लाल बहुत ही घमंडी और बुरे स्वभाव का होता है। ओ त्रिमूर्ति, हाथों में मेहंदी लगाई है क्या तुम तीनों ने आज? अरे जल्दी जल्दी काम करो, वरना आज की कमाई में से पैसे काट लूंगा मैं। ठीक है मालिक। हरीश लाल तीनों बहनों संग सख्ती से पेश आता है। वो उन तीनों से बहुत सारा काम कराता है। सिया खाना बनाती है, कीर्ति सफाई करती है, तो वहीं निमा ग्राहकों को खाना परोसती है। उन तीनों को वहां पर काम करके अब पूरे 2 महीने हो चुके थे। तीनों हरीश लाल से अपनी तनख्वाह मांगने जाती हैं। तभी मालिक, 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक हमारे पैसे नहीं दिए हैं। हमें हमारे पैसे दे दो ना मालिक। पिछले महीने भी आपने नहीं दिए थे। हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। हमें एक किराए का घर में रहना है, अच्छा खाना खाना है, इसीलिए पैसों की सख्त जरूरत है मालिक। देखो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। फिलहाल मेरे पास थोड़ी पैसों की तंगी चल रही है। अगले महीने मैं तुम तीनों के 3 महीने के सारे पैसे दे दूंगा, ठीक है? लेकिन मालिक। अरे क्या लेकिन वेकिन लगा रखा है? काम से निकाला नहीं है, बस तनख्वाह लेट दे रहा हूं। शुक्र मनाओ कि तुम तीनों के पास काम है, वरना यहां वहां भीख मांगने की नौबत आ जाएगी तुम तीनों अनाथ बहनों की। हाँ, चलो अब जाओ, काम करो। हरीश लाल की बातें सुनकर बेचारी तीनों बहनें डर जाती हैं और वो काम पर लग जाती हैं। उनके पास पैसे नहीं होने के कारण उनका जीवन बहुत कठिन मोड़ से गुजर रहा था। कभी कभी तो तीनों बेचारी भूखे पेट ही सो जाती। ऐसे ही एक और महीना गुजर जाता है। तभी तीसरा महीना भी खत्म होने आया है। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इन तीनों के 3 महीने की तनख्वाह मुझे देनी ही न पड़े। और वो क्या करना है मुझे अच्छी तरह से पता है। हरीश लाल जानबूझकर खाने में ज्यादा मिर्च डाल देता है, जिससे ग्राहक उससे शिकायत करते हैं और वो जानबूझकर 2-3 बर्तन तोड़ देता है और फिर वो इस सब का इल्जाम तीनों बहनों पर ही थोपता है। खाने में मिर्च ज्यादा डालने से उस ग्राहक ने मुझसे इतना बड़ा ऑर्डर कैंसिल करा दिया। और तो और इस नीना और कीर्ति के कारण ये महंगे बर्तन टूट गए। अब बताओ, इस सारे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? हाँ? लेकिन लेकिन मैंने तो खाना अच्छे से चखा था। खाना तो बढ़िया ही बना था। ऊपर से जिस ग्राहक की आप बात कर रहे हो, उस ग्राहक ने ही आपके सामने खाने की तारीफ की थी। और ये बर्तन जो टूटे हैं, ये मैंने और कीर्ति ने नहीं तोड़े हैं। हाँ मालिक, निमा एकदम सही कह रही है। ये सब हमने नहीं किया है। हमारा यकीन मानिए, आपको पक्का गलत फहमी हुई है। मुझे क्या तुम तीनों ने पागल समझ रखा है क्या? हाँ? अरे मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये तुम तीनों का ही काम है, और इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं तुम तीनों की पिछले 3 महीने की तनख्वाह काट रहा हूं, और तुम्हें उन 3 महीनों के पैसे नहीं मिलेंगे। क्या? ऐसा मत कीजिए मालिक। हाँ मालिक, हमारे लिए ये काम बहुत ज़रूरी है। सिया, कीर्ति, मुझे तो लगता है कि इन सब के पीछे मालिक की चाल है। इन्हें हमें पिछले 3 महीनों के पैसे ही नहीं देने हैं, इसीलिए ये सारा नाटक कर रहे हैं। चलो, हम अब यहाँ काम नहीं करेंगे। हाँ निमा, तू सही कह रही है। तीनों बहनें समझ जाती हैं कि हरीश लाल एक नाटक कर रहा है, इसीलिए वो तीनों वहां से चली जाती हैं। अरे रुको तो, रुको। हरीश लाल चिल्लाते रह जाता है, लेकिन वो तीनों वहां से चली जाती हैं। उन तीनों में नीमा ज्यादा होशियार थी। वो कहती है, हमें अब खुद का ही कोई काम करना होगा। ये निर्दयी दुनिया वाले हमारे साथ ऐसे ही चाल करते रहेंगे, लेकिन हम उन्हें अपने साथ चाल करने देंगे नहीं। लेकिन हम ऐसा क्या करेंगे नीमा? हम अपना खुद का ढाबा खोलेंगे। सिया बहुत अच्छा खाना बनाती है। लोगों को इसके हाथ का खाना खाकर बहुत अच्छा लगेगा और हमारा ढाबा प्रसिद्ध हो जाएगा। लेकिन निमा, हम ढाबा कैसे खोलेंगे? हमारे पास निवेश के लिए पैसे कहाँ हैं? तभी वो तीनों बहनें एक खटारा साइकिल को जंगल में पड़ी हुई देखते हैं। वो तीनों उस साइकिल को रिपेयर करते हैं। अरे निमा, अब तो हमने इस खटारा साइकिल को भी रिपेयर कर दिया है।
आप तो बता दे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। हम इसका ढाबा बनाएंगे, साइकिल ढाबा। साइकिल ढाबा? हाँ हाँ, साइकिल ढाबा जैसे बाजारों में होते हैं। हम साइकिल पर घूमकर खाना बेचेंगे। इससे हम ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं और इससे हमारे पैसों की भी बचत हो रही है। अरे वाह निमा, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है। निमा, सिया और कीर्ति तीनों बहनें गली मोहल्लों से कचरा बीनकर उसे कबाड़ी वाले को देती हैं और उससे मिले पैसों से वो खाना बनाने के लिए लगने वाला सारा सामान खरीदती हैं और फिर साइकिल ढाबे पर खाना बेचना शुरू करती हैं। 1-2 दिन में ही उनके साइकिल ढाबे पर ढेरों ग्राहक आने लगते हैं और उनकी खूब तरक्की होने लगती है। अरे वाह, इस साइकिल ढाबे का खाना तो सच में कमाल का है। अरे बोले तो जबरदस्त था। हाँ। सभी साइकिल ढाबे की तारीफें करते हैं और कुछ ही दिनों में अनाथ बहनों का ये साइकिल ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। अब हरीश लाल के ढाबे पर बहुत कम ग्राहक आने लगते हैं और तीनों बहनों की उन्नति देखकर हरीश लाल को बहुत गुस्सा आता है। इन तीनों की ऐसी की तैसी नहीं, ये तीनों मेरे ढाबे की प्रगति के रास्ते का कंकड़ नहीं बन सकती। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन मैं क्या करूं? उस रात को गुस्से में आकर हरीश लाल उन तीनों बहनों की साइकिल ही तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब तीनों अपनी साइकिल को देखती हैं, तभी साइकिल को कई टुकड़ों में टूटे हुए देखकर उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है। ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? तीनों मंदिर जाती हैं और भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं। भगवान जी, हमारी साइकिल भी नहीं रही, अब हम क्या करेंगे? साइकिल ढाबे के जरिए हमारे जीवन में फिर से खुशियां आ गई थी, लेकिन अब फिर से हमारी खुशियां हमसे छिन चुकी हैं। ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है भगवान जी? हमने किसका बुरा किया है? पहले हमसे हमारे माता पिता दूर हो गए और अब ये संकट के बादल पीछा नहीं छोड़ रहे। भगवान जी, हम तीनों की मदद करो। हम तो आपकी ही बेटियां हैं ना। हम तीनों अनाथ बेटियों की मदद करो भगवान जी। तभी अचानक से मंदिर में तेज हवाएं चलने लगती हैं और वहां पर स्वयं देवता प्रकट होते हैं। उन्हें देखकर तीनों अनाथ बहनें आश्चर्यचकित रह जाती हैं और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं। जय हो देवता जी की, जय हो देवता जी की, जय हो देवता जी की। सदा सुखी रहो बच्चियों। मैं जानता हूं कि तुम तीनों बहुत तकलीफ में हो, लेकिन अब और नहीं। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा देने वाला हूं जिससे तुम्हारी सारी मुसीबतें एक पल में ही समाप्त हो जाएंगी। लेकिन वो कैसे देवता जी? तभी देवता जी अपनी शक्तियों से मंदिर के बाहर एक बड़ा सा ढाबा प्रकट करते हैं, जिसे देख तीनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। वाह, ये ढाबा तो बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर। ये तुम तीनों का जादुई ढाबा है। इसमें तुम्हें कोई खाना बनाने की जरूरत नहीं है। जो खाना चाहिए उसका नाम लेने से ही वो प्रकट हो जाएगा। और तो और इस ढाबे को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। जाओ बच्चियों, अपने जीवन में खूब तरक्की करो। तथास्तु। तीनों बहनें अब उस जादुई ढाबे में काम करने लगती हैं और बहुत सारे पैसे कमाती हैं। इस तरह वो तीनों अपने जीवन के सफर में खूब आगे जाती हैं। रंजनपुर कहकर एक गांव में सयूरी मोमोज वाली बहुत मशहूर होती है। उसके हाथ के मोमोज चखकर हर कोई उनका बहुत बड़ा फैन बन जाता है और उसकी भर भर कर तारीफें करता है। ये लीजिए काका, आपके 2 प्लेट स्टीम्ड मोमोज और आपके फ्राइड मोमोज। अरे वाह 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 सयूरी, क्या मोमोज बनाती हो तुम। सच में मेरा गांव नेपाल में है और तुम नेपाल जैसे ही मोमोज बनाती हो। अरे वाकई में तुम्हारे हाथ के मोमोज खाकर तो मन कर रहा है और खाऊं। इतने स्वादिष्ट मोमोज बनाने के पीछे का राज क्या है भाई? जरा हमें भी तो बताओ। कुछ नहीं भाई साहब, मैं तो केवल खुले मन से सबके लिए मोमोज बनाती हूँ और पूरे सच्चे मन से किया गया हर एक काम अच्छा नतीजा ही देता है। सुंदर, अति सुंदर, बहुत ही नेक विचार हैं तुम्हारे सयूरी। सयूरी का मोमोज ठेला अच्छे से चल रहा था। वो अच्छे खासे पैसे कमाकर अपने बूढ़े माता पिता अशोक लाल और चित्रा का ध्यान रख रही थी। एक दिन गांव में नटवरलाल नामक एक आदमी आता है जो अपना खुद का मोमोज ठेला लगाता है।
लेकिन वो देखता है कि सयूरी के मोमोज ठेले पर काफी ज्यादा भीड़ जमी हुई है। ये क्या, इस सयोरी मोमोज वाली के ठेले पर इतनी भीड़ है और मेरे ठेले पर तो एक मक्खी भी नहीं मंडरा रही है। पता नहीं ऐसी कौन सी जादुई सामग्री मिलाती है ये सयूरी अपने मोमोज में, जो सभी इसके मोमोज के दीवाने हो गए हैं। ग्राहकों को सयूरी के हाथ के बने मोमोज के साथ साथ उसका नेक और अच्छा स्वभाव भी पसंद था, और यही एक और वजह होती है उसके ठेले पर हर दिन इतनी भीड़ लगने की। चाहे गर्मी हो, बरसात हो या बर्फबारी, सयूरी के ठेले पर हर दिन भीड़ लगी होती है। सयूरी की इस तरक्की को देखकर नटवरलाल को बहुत जलन महसूस होती है और वो अपने शैतानी दिमाग में सयूरी के खिलाफ कुछ करने की योजना बनाने लगता है। बस अब बहुत हुआ इस सयूरी का राज। अब इसके मोमोज ठेले पर मैंने हमेशा हमेशा के लिए ताला नहीं लगवा दिया ना, तो मेरा नाम भी नटवरलाल नहीं। एक सुबह सयूरी अपने माता पिता अशोकलाल और चित्रा को नाश्ता देकर, चलिए माँ पापा, मैं ना ठेले पर जा रही हूँ, दाल सब्जी और फुलके बना दिए हैं, खा लीजिएगा। हाँ ठीक है सयू बेटा, ध्यान से जाना। अरे छाता तो लेती जा सायू, बारिश आ गई तो। नहीं आएगी बारिश आज, ठेले पर छाता है, चिंता मत कीजिए, आपकी सयू भीगेगी नहीं। कितनी मेहनत करती है ना जी हमारी सयू। सच में भगवान हमारी सयू के दामन में सिर्फ खुशियां ही भर दे और सारे गम के बादल दूर कर दे। और साथ ही उसके लिए एक अच्छा लड़का भी भेज दे। 2-3 सालों में सयूरी 30 की हो जाएगी। मुझे तो उसकी शादी की ही चिंता सताती रहती है हर पल। उस दिन सयूरी फटाफट चलते हुए ठेले पर जा रही थी। उसे रोज के समय से उस दिन कुछ ज्यादा ही लेट हो गया था। चल चल सयूरी, जल्दी चल, ग्राहक आकर खड़े होंगे मेरा इंतजार करते हुए। तभी अचानक से उसके सामने एक टेम्पो आती है जिसमें नटवरलाल बैठा होता है और नटवरलाल टेम्पो से सयूरी को ठोकता है और सयूरी वहीं पर खून से लथपथ होकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद वहां पर कुछ गांव वाले आकर सयूरी को अस्पताल ले जाते हैं। एक्सीडेंट के कारण सयूरी अंधी हो चुकी थी, उसकी आंखों की रोशनी अब जा चुकी थी। क्या कहा? हमारी सयू अंधी हो गई? नहीं, ये क्या हो गया अशोकलाल जी, अब हमारी बेटी कुछ नहीं देख पाएगी। इतनी मेहनती और इतनी गुणवान लड़की हमारी सयू। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है डॉक्टर साहब, जिसके द्वारा सयूरी की आंखों की रोशनी फिर लौट आए? नहीं अशोकलाल काका, सयूरी की आंखों की रोशनी अब कभी नहीं लौटेगी। वो हमेशा हमेशा के लिए अंधी हो चुकी है। चित्रा और अशोकलाल का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सयूरी अब स्टिक के साथ ही रहती है और उसी की मदद से वो घर में चल फिर पाती है। उसे कुछ न दिखाई देने के कारण अब वो मोमोज बेचना भी बंद कर देती है और सभी गांव वालों को ना चाहते हुए भी नटवरलाल के यहाँ मोमोज खाने जाना पड़ता है। अरे लीजिए लीजिए लीजिए, गर्मा गर्म मोमोज लीजिए। अरे ऐसे मोमोज कहीं नहीं खाए होंगे, एकदम सस्ते दाम वाले मोमोज। अरे ये मोमोज तो सच में बहुत ही सस्ते हैं, चल इन्हें खाते हैं। अरे स्वाद तो ठीक ठाक है, लेकिन सयूरी के हाथ के बने मोमोज की बात ही कुछ अलग थी। बेचारी की आंखों की रोशनी चली गई है, अब वो फिर कभी मोमोज नहीं बेचेगी। इन लोगों को नहीं पता कि उसके अंधे होने के पीछे मेरा ही हाथ है, क्योंकि मैंने ही उसे टेम्पो से ठोका था। मुझे लगा कि वो अपाहिज हो जाएगी, लेकिन वो तो अंधी हो गई। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बस मेरा रास्ता साफ हो गया है और मैं सुकून से मोमोज बेचकर पैसे कमा सकता हूँ। नटवरलाल सस्ते दाम में मोमोज बेच तो रहा था, लेकिन वो उनमें कई सारे हानिकारक पदार्थ का मिश्रण करके, मिलावट करके उन मोमोज को बेच रहा था। एक दिन सयूरी के दरवाजे पर एक गरीब बूढ़ा आदमी आता है और वो उससे कुछ खाने के लिए मांगता है। खाने के लिए? हे भगवान, माँ और पापा दोनों सो रहे हैं, अब मैं इन बूढ़े काका को खाना कैसे दूं? मैं इन्हें मना भी नहीं कर सकती। नहीं नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो बनाकर देना ही होगा इन्हें। मैं देख नहीं सकती हूँ, लेकिन महसूस ज़रूर कर सकती हूँ, और मोमोज बनाने के लिए लगने वाले हर एक सामान को मैं महसूस करके पता लगा सकती हूँ कि वो कहाँ है। सयूरी तुरंत रसोई में जाकर महसूस कर करके मोमोज बनाती है और उसके हाथ को गैस के गर्म झटके तो लगते हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी वो मोमोज बनाती है और उस बूढ़े आदमी को खाने के लिए देती है। उन मोमोज को खाकर बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो जाता है और वो एक फरिश्ता में बदल जाता है जिसके पास जादुई शक्तियां होती हैं। वो अपनी जादुई शक्तियों से सयूरी की आंखों की रोशनी वापस लौटा देता है और फरिश्ते को देखकर सयूरी चकित रह जाती है। हाँ, ये क्या? आप एक फरिश्ता हो और आपने ही अपने जादू से मेरे आंखों की रोशनी वापस लाई? हाँ सयोरी, तुमने अंधे होने के बावजूद इतने जायकेदार मोमोज बनाए और मुझे खाने के लिए दिए। तुम्हारी इंसानियत के आगे मेरा जादू कुछ भी नहीं है। तुम सच में कमाल हो सयोरी, इसलिए मैं तुम्हारे भीतर जादुई शक्तियां दे रहा हूं जिनसे तुम बुराई का विनाश कर सको और अच्छे और नेक काम करके लोगों की जान बचा सको। हाँ फरिश्ता, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नटवरलाल ही है वो शख्स जिसने टेम्पो से तुम्हें जानबूझकर ठोका था और अब वो मोमोज में मिलावट करके सस्ते दाम में बेच रहा है। पूरे गांव की तबीयत बिगड़ चुकी है और वो तुम ही हो जो अब पूरे गांव को बचाकर उस नटवरलाल का विनाश कर सकती हो। आप चिंता मत कीजिए फरिश्ता, अब ये सयूरी उस नटवरलाल को हर हाल में बर्बाद करके ही रहेगी। फरिश्ता सयूरी के भीतर जादुई शक्तियां देता है और सयूरी सीधे नटवरलाल के ठेले में जाती है और उसे जादुई शक्तियों के जरिए एक पिंजरे में कैद कर देती है जिसमें उसे बहुत दर्द होता है और वो दर्द से कराहने लगता है। अरे बाहर निकालो मुझे इस पिंजरे से। सयूरी मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। निकालूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें पूरे गांव से माफी मांगनी होगी और अपना सच कबूल करना होगा कि तुमने ही मुझे मारा था और तुम मिलावट करके पूरे गांव में मोमोज बेच रहे हो। ठीक है, मैं कबूल कर दूंगा ये सब। नटवरलाल पूरे गांव के सामने अपने सारे गुनाह कबूल करता है और फिर उसे जेल की सजा होती है। सयूरी अपनी जादुई शक्तियों से गांव के सभी बीमार लोगों को ठीक कर देती है और वो जादुई शक्तियों का त्याग करके फिर से सीधा सरल जीवन जीने लगती है और मोमोज बेचकर खूब सफल होती है। शाह परिवार में माला अपने पति उमाकांत, छोटे बेटे सागर और छोटी बहू अंजलि के साथ रहती है। माला का बड़ा बेटा भी है जिसका नाम राघव है, लेकिन राघव विदेश में रहता है। उसकी बीवी कीर्ति की मौत के बाद वो विदेश में ही रहने चला गया। अब सालों बाद वो फिर से अपने घर लौटने वाला था। सागर बेटा, तूने वो राघव की पसंद के पकवान ऑर्डर किए हैं ना? और अंजलि बहू, जल्दी जल्दी आरती की थाली सजा। अरे मेरा राघव आता ही होगा। अरे माला बेटा, सिर्फ 4 सालों बाद आ रहा हूँ, 14 सालों के बाद नहीं। मेरे बेटे पर जो बीती है वो मुझे ही पता है। कीर्ति बहू के जाने के बाद वो पूरी तरह टूट चुका था। उसे जीने की आस ही नहीं थी, लेकिन वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसे विदेश से नौकरी का बुलावा आया और काम के सिलसिले में ही सही उसके जीवन में थोड़ा सा बदलाव आया। ठाकुर जी की कृपा यूं ही मेरे बेटे पर बनी रहे। उतने में घर की डोरबेल बजती है और जैसे ही माला आरती लेकर दरवाज़ा खोलती है, वो राघव को एक विदेशी औरत के साथ देखती है जिसकी मांग में सिंदूर होता है और उन दोनों के गले में वरमालाएं भी होती हैं। उस विदेशी औरत को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम एमिली है, मैं धर्म की पत्नी हूँ। क्या? धर्म की पत्नी नहीं एमिली, ऐसा कहो कि मैं राघव की धर्म पत्नी हूँ। राघव, ये सब क्या है? तूने ये क्या कर दिया? राघव भाई साहब, आपको लाकर एक विदेशी जेठानी ही लानी थी क्या मेरे लिए? राघव भैया, इतना बड़ा कदम उठाने के पहले आप थोड़ा सोच तो लेते। राघव, ये तुमने बहुत गलत किया है। अरे हिंदुस्तान की सारी लड़कियां क्या तुझे लाइन लगाकर राखी बांधने आ गई थी क्या, जो तुझे विदेश की ही लड़की पसंद आ गई? पापा, माँ, सागर, अंजलि, मैं एमिली से बहुत प्यार करता हूँ और एमिली भले ही विदेशी है लेकिन इसका दिल तो हिंदुस्तानी है ना। सासी माँ, पप्पू जी, आशीर्वाद दीजिए। अरे दफोड़ है, पहले सासू माँ और पापा जी बोलना सीख ले, फिर आकर हमसे बात कर, डोबी कहीं की। एमिली, इट्स नॉट सासी माँ, इट्स सासू माँ, एंड इट्स नॉट पप्पू जी, इट्स पापा जी। Oh no, I'm really sorry, राघव बेबी। हाय हाय, मेरे सामने मेरे बेटे को बेबी बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे, बेवकूफ फिरंगन।
उप्स, सॉरी सॉरी सासे, मेरा मतलब सासू माँ। एमिली थाली में रखे हुए दिए को फूंक मार कर बुझाती है और घर में नाचते हुए आती है। हे दिन तड़ाक आजा उड़ के सरात पैरों से बेड़ी जरा खोल, नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय। ये फिरंगन तो बहुत अच्छा नृत्य करती है। देखा माँ, उसने दिया बुझाया लेकिन घर में आते ही हमारे देश की संस्कृति को मान दिया। सिर्फ तेरी खुशी के लिए, सिर्फ और सिर्फ तेरी खुशी के लिए ही मैं इस फिरंगन को अपना रही हूँ। एमिली को उसका ससुराल अपनाता तो नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे उनका दिल जीतने की कोशिश करती है। वो अगले दिन YouTube से देखकर देसी खाना बनाने लगती है। उसे पूरियां बेलनी नहीं आती हैं, तभी अंजलि उसे सिखाती है। मैं गरीब घर की लड़की हूँ, इतनी इंग्लिश तो आती नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं अपनी टूटी फूटी इंग्लिश से आपको सब सिखा दूंगी जेठानी जी। थैंक यू सो मच अंजलि, तुम बहुत अच्छी हैं। तुम भी। ये देखो, ये ना इस तरह इस बेलन, दिस बेलन होल्डिंग इन अ हैंड एंड देन इसको ऐसे इस पर घुमाएंगे एंड देन इस तरह से गोल पूरी बनाएंगे। ओके जेठानी जी। Oh wow, this is so beautiful and easy. मैं तो इसे अभी बनाकर दिखाती हूँ। अंजलि एमिली को खाना बनाने से लेकर हिंदी बोलने तक सब कुछ सिखाने लगती है और दोनों विदेशी जेठानी और गरीब देवरानी के बीच एक अलग सी दोस्ती बन जाती है, जिससे सास माला को दिक्कत होने लगती है और वो अंजलि को बोलती है, देख अंजलि बहू, तुझे अगर तेरी जान, तेरा ससुराल और तेरा रिश्ता प्यारा है तो तू उस फिरंगन से दूर रहने लग। मैं नहीं चाहती कि तू भी उसके रंग में रंग के उसकी दूसरी कार्बन कॉपी बन जा। लेकिन माँ जी, एमिली फिरंगन जरूर है, लेकिन जैसे राघव भाई साहब ने कहा था ना, वो दिल की एकदम अच्छी है और हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा से बहुत प्रेम है उसे। अरे मुझे उस सब के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके कपड़े देखे हैं, उसका चाल चलन देखा है, लोग कितनी बातें बनाएंगे तुझे पता है। माँ जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि मेरी विदेशी जेठानी पटाखा नहीं, पटाखों का बॉक्स है, बॉक्स। उसने अभी अभी तो घर में कदम रखा है। देखना, जैसे वो धीरे धीरे हम लोगों का दिल जीत रही है, एक दिन वो आपका दिल भी जीत कर ही रहेगी। मुझे नहीं पता कि ऐसा कभी होगा भी या नहीं, लेकिन मैं तो कहूंगी कि ठाकुर जी करे वैसा दिन कभी ना आए। इतना कहकर माला वहां से चली जाती है। एमिली ने उन दोनों की बातें सुन ली होती हैं और उसे बहुत बुरा लगता है। एमिली को भावुक देख अंजलि उसके पास जाती है। क्या हुआ जेठानी जी? कुछ नहीं अंजलि, बस यूं ही आंसू बहने लगी अचानक से। जेठानी जी, आप जरा भी चिंता मत कीजिए, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। यस अंजलि। चलिए, आज मैं आपको ना साड़ी पहनना सिखाऊंगी, फिर आप रोजाना साड़ी ही पहनना। ये दैट विल बी अमेजिंग, लेट्स डू इट अंजलि। अंजलि एमिली को साड़ी पहनना सिखाती है और एमिली साड़ी पहनकर बहुत खूबसूरत लगती है। हाय हाय हाय, क्या लग रही हो जेठानी जी, आपको किसी की नजर ना लगे। थू 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 थू। व्हाट हैपेंड? तुम्हें ब्रश करने का मन कर रहा है क्या, जो तुम थू 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 कर रही हो? वैसी बात नहीं है जेठानी जी, मैं तो आपकी नजर उतार रही हूँ। अब नजर उतारने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉटिंग ऑफ एविल। एमिली, तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू राघव बेबी। अगले दिन अंजलि एमिली को गोबर लीपना सिखाती है, लेकिन गोबर लीपते लीपते गलती से एमिली के हाथ से गोबर उड़कर माला के चेहरे पर गिरता है। ओह नो, मैंने तो वॉल पर फेंका था, लेकिन ये तो माँ जी के फेस पर लग गया। आई एम सॉरी, रियली रियली सॉरी माँ जी। कल मुही फिरंगन कहीं की, न जाने कौन सा अंग्रेजी जादू टोना किया इस फिरंगन ने मेरे राघव पर, जो वो इसके प्यार में अंधा हो गया। नासपीटी। एक दिन शाह ग्रुप ऑफ कंपनी से डील करने एक इंटरनेशनल क्लाइंट आए होते हैं, लेकिन उमाकांत और सागर दोनों को एक साथ बुखार आता है और राघव बाहर किसी काम के लिए गया होता है। पता नहीं क्या होगा अब। अगर इस विदेशी क्लाइंट से हमने डील पक्की नहीं की तो हमारी कंपनी लॉस में चली जाएगी। आओ, चिंता मत कीजिए पापा जी, मैं हूं ना, मैं जाऊंगी उस फॉरेनर क्लाइंट से मीटिंग करने और डील पक्की करके आऊंगी।
एमिली उस इंटरनेशनल क्लाइंट से डील पक्की करती है और उमाकांत के बिजनेस को डूबने से बचा लेती है। एमिली की इस अच्छाई को देख सख्त माला भी आखिरकार पिघल ही जाती है। धन्यवाद एमिली, मेरी बड़ी बहू। तू अगर नहीं होती तो आज पता नहीं क्या होता। न राघव का फोन लग रहा था और ना ही उमाकांत जी और सागर जा सकते थे मीटिंग में, लेकिन न जाने तूने कैसे डील पक्की कर ही दी। मुझे माफ कर दे बहू, लेकिन सच कहूँ तो अंदर से ही तू मुझे पहले दिन से पसंद थी। बस मैं अपने प्रेम को दिखाती नहीं थी और बस सड़ू बनकर नफरत ही करती रहती। कोई बात नहीं माँ जी, ऑल इज वेल नाउ। और मैं आप सबके लिए सारी फेमस इंडियन डिशेस बनाऊंगी जो मुझे मेरे देवरानी ने सिखाई है। एमिली सबके लिए स्वादिष्ट भारतीय खाना बनाती है और सभी उसे प्यार से खाते हैं। और राघव अपना अमेरिका का बिजनेस इंडिया में खोल लेता है। शालू के 2 बेटे होते हैं, पारस और कार्तिक। दोनों लव मैरिज करके अपनी बीवियों को घर लाते हैं, लेकिन शालू को नहीं पता था कि उसकी बहुओं की भोली सी सूरत के पीछे एक अलग ही चेहरा था। उसकी दोनों बहुएं मॉडर्न और बेबाक होती हैं, जिस कारण उनकी अपनी सास से पहले दिन ही नहीं बनती है। अरे रीना बहू, परिधि बहू, मुझे एक गिलास पानी तो दे दो। मंदिर से आज मैं पैदल ही आई हूँ। वो क्या है ना, पैदल चलने से ही एक तरह से व्यायाम हो जाता है बहुओं। मैं तुम दोनों को कब से कुछ कह रही हूँ, लेकिन तुम दोनों हो कि बस अपने फोन में ही घुसी पड़ी हो। हाँ तो हम क्या आपकी रखी हुई नौकरानी नहीं है? भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं ना, तो उससे ही पानी पी लीजिए, समझिए आप। चलो रीना भाभी, मैंने पिक्चर की टिकट बुक कर दी है। हम अब मस्त पिक्चर देखेंगे जाकर। आप हमारी शक्ल क्या देख रही हो? आपको हम कहीं नहीं ले जाने वाले, समझिए आप। बहुओं, अगर तुम घर के काम नहीं करोगी तो मुझसे कराओगी क्या तुम? हाँ तो हमारे आने से पहले भी तो तू ही सारे काम करती थी ना, अब फिर से कर, वरना तुझे हम अच्छा मजा चखाएंगे। हमारे मूवी देखकर आने के बाद गर्मा गर्म खाना तैयार होना चाहिए, समझी ना तू, वरना तुझे हम आज मार मार कर लाल कर देंगे। बहुओं का अचानक से बदला बर्ताव देखकर शालू दंग रह जाती हैं। परिधि और रीना दोनों थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं और बेचारी शालू घर का सारा काम करती है। रीना और परिधि को जरा सी ही शर्म नहीं आती। शालू अगर अपने बेटे से उनकी शिकायत करती तो बेटे उल्टा उसे ही डांट देते, क्योंकि बेटों पर अपनी बीवियों के प्यार का भूत जो सवार था। एक दिन, बहुओं, आज मैंने ये स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाया है, खाकर देखो कैसे बने हैं। ये मेरे दोनों बेटों की फेवरेट डिश है। तभी परिधि गुस्से से उस कढ़ी चावल की प्लेट को फर्श पर फेंक देती है और दोनों बहुएं गुस्से से लाल हो जाती हैं। इतनी तेज भूख लगी थी, हाँ? मतलब भूख के मारे हम यहाँ पर मरे जा रहे थे और तूने ये क्या दे दिया, बेवकूफ बुढ़िया। तुझे 1000 बार कहा है कि हमें ये ऐसे बकवास डिशेस नहीं पसंद। अरे बर्गर पिज्जा बनाने की जगह तो ये सब क्यों बना रही है? माफ करना बहुओं, मुझे माफ करना। दिन ब दिन शालू की बहुएं शालू पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करने लगती हैं और बेचारी शालू किसी से कुछ भी कह नहीं पाती। एक दिन घर के द्वार पर एक गरीब भिखारन आती है, जिसे शालू बचा हुआ खाना दे देती है। क्या कहा? गरीब बेसहारा औरत आई थी तो उसे खाना दे दिया, वो भी बचा हुआ? इसका मतलब तूने उस भिखारन को मेरे बचाए हुए रसगुल्ले भी दे दिए। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई रे बुढ़िया, मेरी देवरानी के पसंदीदा रसगुल्लों को उस भिखारन को देने के लिए? राशन को बर्बाद करने की सजा तो इसे हम देकर ही रहेंगे रीना भाभी। रीना और परिधि दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अपनी सास को छड़ी से मारते हैं और उसे अगले 3 से 4 दिनों तक भूखा ही रखते हैं। अपनी बहुओं का अत्याचार सहते सहते शालू की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। उसे तो ठीक से कोई काम भी नहीं किया जा रहा था, वो बिस्तर पर पड़ी ही होती है। मैं तो तुम दोनों की माँ के समान हूं ना बहुओं, तो तुम दोनों मुझ पर इतना जुल्म मत करो और मुझे दवाखाने डॉक्टर के पास ले चलो। मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटों से भी कह दो। तूने हम दोनों को पागल समझ रखा है क्या? चल चल, ज्यादा नौटंकी मत कर और चुपचाप जल्दी से उठकर सारे काम कर, वरना तेरा हम वो हश्र करेंगे जिसके बारे में तू सोच भी नहीं सकती। हाँ हाँ, जाकर सारे काम कर, बड़ी आई हमारी माँ बनने। शालू बीमारी की अवस्था में भी काम करती है और वो काम कर करके बेहोश हो जाती है। तभी, ओ तेरी, ये तो बेहोश हो गई, अब हम क्या करें?
शायद इसके मरने का समय आ गया है, इसे हम कहीं फेंक आते हैं, वही सही रहेगा। रीना और परिधि शालू को कॉलोनी के कूड़ेदान में फेंक आते हैं। रात भर तेज बारिश होती रही और बेचारी शालू उस कचरे में ही पड़ी रही। अगली सुबह जब एक गरीब मजदूर संभव उस रास्ते से अपनी साइकिल पर सवार होकर जा रहा था, तभी उसकी नजर शालू पर पड़ती है। अरे नहीं, ये क्या, ये बूढ़ी माँ जी तो। संभव तुरंत शालू को वहां से उतार कर अस्पताल ले जाता है और शालू को होश आने पर उसे वो अपने घर ले जाता है। जब शालू अपने साथ हुए अन्याय के बारे में संभव को बताती है, तभी संभव और उसकी बीवी फाल्गुनी की आंखें भर आती हैं। धन्यवाद संभव बेटा, मैं वहाँ कचरे में पड़ी रही मरने की हालत में, लेकिन मेरे बेटे और बहुओं को मेरी जरा सी भी चिंता नहीं थी। लेकिन तुम दोनों ने मुझे अपनी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया। वो कहते हैं ना, अपनेपन के रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज्यादा अच्छे होते हैं। धन्यवाद मत कीजिए माँ जी, मेरी माँ और मेरे पिता का तो बचपन में ही स्वर्गवास हो चुका था, और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे माता पिता वापस मिल गए हैं, क्योंकि अब मुझे आप मिल गए हो। अब आप यहीं रहना और कहीं मत जाना, हम दोनों आपको संभालेंगे। लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। मैं यहाँ रहूंगी तो सही, लेकिन अब मैं काम भी करूंगी। मुझे अपने आत्मसम्मान के लिए अब लड़ना है और उन चारों को उनके गुनाहों की सजा देनी है। मैंने तय कर लिया है कि मैं कड़ी चावल बेचकर अपने वकील को हायर करूंगी और उन हैवानों को सजा दूंगी। वाह माँ जी वाह, आपको इस तरह देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आपको जो करना है आप कीजिए, मैं और फाल्गुनी आपके साथ ही हैं। शालू अब अपना कढ़ी चावल का ठेला खोलती है और कढ़ी चावल बेचने लगती है। कढ़ी चावल, गर्मा गर्म कढ़ी चावल, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। आओ आओ बूढ़ी काकी के कढ़ी चावल। आहा, इससे बढ़िया कड़ी चावल मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाई शालू मौसी। अरे सच में मुझे मेरे नानी की याद आ गई, बहुत भावनाएं हैं इस कड़ी चावल से। ग्राहकों को शालू के हाथ के बने कढ़ी चावल बहुत पसंद आने लगते हैं और सभी रोज उसके ठेले पर लाइन लगाकर कढ़ी चावल खाने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। शालू का कढ़ी चावल ठेला लगभग 15 से 20 दिनों में ही उन्नति की तरफ अपना कदम बढ़ाने लगता है। इन सब से फाल्गुनी और संभव बहुत खुश होते हैं, लेकिन पारस, परिधि और कार्तिक, रीना ये चारों इस बात से ना खुश होते हैं। देख रहे हो बुढ़िया इस उम्र में कैसे तीर मार रही है। पारस जी, आपकी माँ अब तो आपके भी आगे निकल रही है, आपसे भी ज्यादा पैसे कमाने लगी है। हाँ कार्तिक जी, मैं तो कहती हूँ उनके उस ठेले को ही बर्बाद कर देते हैं जाकर, हाँ जलाकर राख कर देते हैं। हाँ कार्तिक भैया, रीना भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। माँ ने हमें छोड़कर किसी और को चुना, और यहाँ थी तभी उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, और अब कहाँ से आ रही है इतनी ताकत। माँ ने हमें छोड़कर किसी और को चुना और यहाँ थी तभी उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, और अब कहाँ से आ रही है उनकी ताकत। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो बस नौटंकी ही कर रही हैं और कुछ भी नहीं। वो चारों शालू के ठेले को जलाने आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उन्हें शालू पकड़ लेती है और पुलिस के हवाले कर देती है। तुम जैसे मूर्ख और दुष्ट लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे पता था कि तुम लोगों से मेरी खुशियां सही नहीं जाएंगी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं आज यहाँ अपना सामान लेने आ गई, वरना अगर मैं नहीं रहती ना तो तुम लोग मेरे ठेले को जलाकर चले जाते। पुलिस उन चारों को गिरफ्तार करके ले जाती है और शालू कड़ी चावल बेचकर अपने जीवन में खूब आगे जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।